नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर आज का डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज का यूपीएससी मेंस का निबंध का ऐसे का पेपर हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर आया है, अप्रोच कैसा होना चाहिए उसको सॉल्व करने की। तो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उस पेपर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन जारी रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो ऐसे का पेपर होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और इन दोनों पार्ट में से हमको एक एक पेपर, एक एक निबंध का टॉपिक लेके हमें ऐसे लिखना पड़ता है। और 1000 से 1200 शब्दों के बीच में हमको निबंध लिखना पड़ता है। निबंध का पेपर, ऐसे का पेपर ठीक है, इसमें कुछ फिलोसफिकल भी है और स्टैटिक पोर्शन भी है, और जो समकालीन मुद्दे जो चलते रहते हैं वो भी इसमें समाहित है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बैलेंस पेपर है। सबसे पहला सेक्शन ए में बात करते हैं तो ये आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान है। तो एक्चुअली हम आए दिन डिस्कस करते रहते हैं कि आर्थिक विकास करना चाहिए या पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। मतलब कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के संरक्षण में हमको बैलेंस बना के चलना चलना चाहिए। तभी हमारे वन क्या होंगे, सर्वोत्तम प्रतिमान होंगे। अगर हम आर्थिक विकास की दौड़ में चले जाएंगे तो वनों का विनाश हम करते जाएंगे तो पृथ्वी के लिए हम क्या होंगे, एक पृथ्वी के लिए हम क्या कर रहे हैं, खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। चाहे वो क्लाइमेट चेंज के रूप में हो, चाहे वो कार्बन ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हो, अगर वन वन खत्म हो जाएंगे तो। और हम वनों की कई डायमेंशन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वनों वनों के द्वारा हमारे जो जनजातीय समाज है उनका जीवन यापन जुड़ा रहता है, वन्य प्राणी है उनका जीवन यापन जुड़ा रहता है, जो वाइल्ड लाइफ है उनका जीवन जुड़ा रहता है। और वनों की ही रक्षा वन्य जीव है वो करते हैं, और वन के द्वारा उनका जीवन यापन जुड़ा रहता है। तो ये सारी बातें हैं। इसका हम वनों के द्वारा हम क्या करते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, उनसे हम आर्थिक संसाधन अपने देश के विकास के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसको सीमित मात्रा में हमको करना चाहिए। और आर्थिक विकास और वनों में हमें क्या करना चाहिए, एक संतुलन स्थापित करना चाहिए। और इसको हम हिस्ट्री से शुरुआत करते करेंगे। जैसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई जिसमें सतत विकास की बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और वर्तमान में हमारे यूएनएफसीसी के अंतर्गत जो सम्मेलन होते हैं, जिसमें 2017 तक इंडिया ने क्या किया है, नेट जीरो इमिशन की बात की है, कार्बन तटस्थ हो जाएंगे। और अन्य देशों की कई क्या है, कमिटमेंट है। तो ये सारे हमें प्रतिमान स्थापित करने होंगे, माने कि विकास में, आर्थिक समृद्धि में और वनों के विकास में हमें संतुलन स्थापित करना होगा। गांधी जी के कोट से आप स्टार्ट कर सकते हो, गांधी जी ने कहा था। और कोई स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जो ग्रेटा थैनबर्ग है उनने आंदोलन चलाया था, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप स्टार्ट करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई कहानी के माध्यम से स्टार्ट करता है, कोई कोट के माध्यम से स्टार्ट करता है, कोई समकालीन घटना होती है तो उसके माध्यम से स्टार्ट करता है, कोई जो आपदाएं आ रही हैं उससे स्टार्ट करता है, अल्लीनो और लालीनो। तो इसके द्वारा क्या हो रही है, विभिन्न विभिन्न देश समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कोई अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग कर रहा है, जैसे अभी मालदीव ने की थी। ये आकर्षित करने, और इंडोनेशिया के द्वारा राजधानी भी परिवर्तित की गई, जो ब्रुनई में स्थापित है। क्यों, वो वहां पे क्या हो गया है, उसको नीचे मतलब कि पानी आने का ऊपर, मतलब कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्री लेवल बढ़ेगा तो वो क्या, राजधानी खतरे में है, इसलिए वो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने के अपने अपने तरीके होते हैं। इसको हम राजनीतिक डायमेंशन में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, फिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामलों में, जीवन यापन में। ठीक है, और फिर अंत में हम इसके कुछ एग्जाम्पल कोट बीच बीच में यूज करके ये सारा हम इसको इथिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इथिक्स वाली डायमेंशन भी इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ मूल्य आधारित हमको आर्थिक विकास करना चाहिए जिसमें सभी की क्या हो, भागीदारी हो। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट टॉपिक हो सकता है। आई होप ये वाला टॉपिक सिंपल था।
जहां तक है सभी लोगों ने इस टॉपिक को लिया गया होगा, आई थिंक 80% लोगों ने। ठीक है। दूसरा टॉपिक ये है कि कभी संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। विधायक का मतलब होता है लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर क्या करता है? कानून निर्माण में भूमिका अदा करते हैं। आपने एक दोहा सुना होगा। आप कभी कभी ये कहावत सुनते हैं कि जो कवि होता है वो समाज का दर्पण होता है। मतलब कि समकालीन समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे जैसे दहेज प्रथा हो गई, भ्रूण हत्या हो गई, तो कवि क्या करते हैं, उन बारे में लिखते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में लिखते हैं। अगर सरकार तानाशाही करती है तो सरकार को बोलते हैं कि आप लिमिटेड गवर्नमेंट स्टैब्लिश करो। तो इस सब के बारे में लिख सकते हैं। मतलब कि ये इनको ऑथराइज नहीं किया गया है। ये समाज के द्वारा, जो समाज में वर्तमान समकालीन जो उनको दिखता है, कुरीतियां दिखती हैं, सरकार की जो सरकार अगर तानाशाही करती है तो उनकी कुरीतियां दिखती हैं, तो उनके बारे में कभी क्या करते हैं, सरकार को चेताते हैं, समाज को दर्शन देते हैं कि आप ऐसा ना करो। तो इसलिए उनको कोई वैधानिक मान्यता नहीं मिली है। मतलब कि इस आधार पे वो क्या करते हैं, कवि के द्वारा सरकार को, समाज को दर्पण दिखाया जाता है कि हमारे समाज में ये कमियां हैं, आपकी ये कमी है, आप इसके दूर करने का प्रयास करें। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कवि संसार के अनऑथराइज्ड क्या होते हैं, विधायक होते हैं, बल्कि लेजिस्लेटर होते हैं। तो इस आधार पे आप इसको एक्सपेंड कर सकते थे। इसमें कंटेंट याद होना बहुत जरूरी है। आपको 5, 6 या 7, 8 कवियों की आपको कविता याद होनी चाहिए, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए हर एक डायमेंशन में, लॉ के संदर्भ में, समाज में कुरीतियां हैं उसके संदर्भ में, समाज में भ्रष्टाचार है उसके संदर्भ में, समाज में समाज में और भी जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में राजनीतिक का अपराधीकरण हो रहा है उसके संदर्भ में, और जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं वो समाज सेवा की जगह अपनी सेवा कर रहे हैं तो उसके विरोध में। ठीक है। और हर एक के बारे में आपको एक कोट याद होना चाहिए, उसके नीचे आप इसको किसी एक विशेष टॉपिक से कनेक्ट करके आप उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। ठीक है। तीसरा आपके लिए है कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। कहने का मतलब है, जैसे जैसे इतिहास बीतता जाता है तो वहां पे साइंटिफिक विकास होता है। और साइंटिफिक विकास क्या होता है, जो भी कृतियां होती हैं, जो भी रूमानी लोग होते हैं, रूमानी मतलब रोमांटिक लोग होते हैं, जो परंपराओं में विश्वास करते हैं, तो उस पर कौन विजय करता है? तर्कवाद विजय विजय करता है। जिसमें तार्किक क्षमता होती है, वही क्या करता है, विजय करता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, वेस्टर्न में लोग कहते थे कि पहले शुरुआत में कल्पना हुई कि पृथ्वी सूर्य के, मतलब कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर करता है। लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्री बीतती गई, लोग लोग उसको और कल्पनाएं स्टेब्लिश होते गई, तो लोगों को पता चला नहीं, पृथ्वी सूर्य के क्या करती है, चक्कर करती है। तो क्या हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता में वैज्ञानिक विकास हमको देखने को मिलता है। वहाँ की जो बनावट, ग्रिड सिस्टम हमको निकलता है, जल निकास की प्रणाली देखने को मिलती है। तो वो आज भी हमको देखने को मिलती है। आज भी हम उसको चंडीगढ़ जैसे शहरों में आज उसको हम देखते हैं। तो क्या हुआ, एक साइंटिफिक विकास हुआ। और पहले प्राचीन काल में फ्रांस में पोप का पोप का शासन चलता था। तो जैसे जैसे लोगों ने विकास किया तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी क्या हुआ, एक साइंटिफिक व्यक्ति ने उसको बताया, नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। तो वहां पे क्या हुआ, मतलब कि वहां दार्शनिकों ने जन्म लिया। रूसो हुए, तो रूसो ने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन उसको जंजीरों ने जकड़ रखा है। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक विकास हुआ। और इसी के आधार पर लोगों ने क्या किया, तो कहने का मतलब है कि साइंटिफिक रूप में हमको लेके चलना है आगे, और इसको हम हिस्ट्री से कनेक्ट करके आधुनिक काल तक रखेंगे। ठीक है। और इसी आधार पर इसको हम करेंगे। ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा आपके लिए वर्तमान संदर्भ समकालीन रूप से आपको देखने को मिलता है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वो होता नहीं है। जैसे आप देखते हो, आप लोगों को, जैसे मैं कभी कभार बोलता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, किसी सिलेक्शन ही नहीं, कहीं और सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी आप क्या कर पाओगे,
उस सिलेक्शन, उस दृढ़ संकल्प को आपने जो संकल्प किया है उसको पा पाओगे। लेकिन लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में बने रहे, ये बोलना है जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाज बंदरगाह पे रहे, लेकिन जहाज वॉरशिप का काम क्या है? युद्ध लड़ना। अभी जैसे यूक्रेन और रूस रसिया में बाढ़ हो रही है, तो वॉरशिप क्या है? जब बंदरगाह बंदरगाह पे है क्या? नहीं है। वो कहाँ लड़ रहे हैं? समुद्र में युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन उसका काम बंदरगाह पे रहना नहीं है, वो क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा। हमारे सोल्जरों का काम बैठना नहीं, क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका काम सोना नहीं है, क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। राजनीति का काम केवल सुख सुख अपने सुख भोगना नहीं, लोक कल्याण करना है, ठीक है। और न्यायपालिका का काम क्या है? लोगों को न्याय देना। तो इस आधार पर, और सोशल जो वर्कर रहते हैं, मतलब कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर रहते हैं, उनका काम केवल दिखाना नहीं, ये करना है कि समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करना। मतलब कि जितने भी लोग हैं हमारे, जिसके जो जो काम है वो अपने अपने फील्ड में क्या करें? काम करें, और लोगों के लिए क्या करें? लोक कल्याण की भावना के लिए काम करें। तो इस आधार पे आप इसको टैकल कर सकते थे। यूक्रेन और रूस का एग्जाम्पल कहानी से स्टार्ट बना के कर सकते थे, या किसी कोट का भी ले सकते थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के लिए विवेकानंद का कोट आप ले सकते थे। तो ये चार पार्ट हैं, इनमें से आप दो कर सकते हो कि इसके लिए आपको कंटेंट होने के लिए, इसको वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हिंदी लिटरेचर होगा, क्योंकि उसको कहानी याद होंगी, उसको कविताएं याद होंगी कवियों की, तो वो कर सकता है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए फिलोसफिकल वाला व्यक्ति भी किसको कर सकता है। आई थिंक आप लोगों को पहला पार्ट समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट ये है, ये भी कुछ ऐसा ही है। छप्पर छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई होती है। ये समय में है, मगर अगर आप सही समय पे, अगर सही अपने टाइम का यूटिलाइज करोगे, अपने आप को यूटिलाइज करोगे, तो आपको सफलता मिलेगी। मतलब कि आप घर कब सही करोगे? जब बरसात बंद हो जाएगी, जब सूर्य निकलेगा, तभी क्या करोगे? घर सही करोगे, ठीक है। जैसे कोविड महामारी आई, तो हमने क्या किया? समय रहते पहली वेव में, तो हमने सेकंड वेव में, हमने से पहली वेव में हमने लॉकडाउन लगाया, तो हमने समय रहते उसको सावधानी पाली। लेकिन सेकंड वेव ने लोगों ने क्या किया? असावधानी बरती, लोग मनमानी करने लगे, तो सेकंड वेव में हमने भयानक रूप पाया। लेकिन थर्ड वेव से पहले हमने कोविड वैक्सीनेशन कर लिया, तो इस आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि हमने समय रहते वो काम कर लिया और हमने उसमें सफलता पाई, और आज हम कोविड के मामले में अधिकांश रूप से जंग जीतते जा रहे हैं, और लास्ट वाला जो नेक्स्ट वाला जो बूस्टर डोज है वो भी लगने की दिशा में है। बात समझ में आ रही है? इस दिशा में आप क्या कर सकते हो? मोटिवेशन रूप में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, सोशल, राजनीतिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, अलग अलग डायरेक्शन में, अपने अपने जीवन से। तो ये इसका मोटो था, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा 6 नंबर का है, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। कहने का मतलब है, आपने अगर सिलेक्शन एक बार आपका नहीं हुआ, अगर दोबारा वही गलती करके उसी प्रोसेस से आप फिर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपनी तैयारी को क्या करना पड़ेगा? आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर आप उस तैयारी कर सकते हैं स्मार्ट वे में, फिर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एक डायमेंशन एक और भी हो सकता है कि आप क्या करो, ये भी हो सकता है कि बार बार कार्य करने से क्या होता है? आपको सफलता अर्जित होती है। तो उसको आपको दोनों डायमेंशन में लिखना पड़ेगा कि हम उसी नदी में नहीं उतर सकते, वही वही काम बार बार नहीं कर सकते। जैसे महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा, हमने स्वतंत्रता पाई, तो वो तो उस नदी में बार बार उतरे ना। कौन से सिद्धांत लेकर? सत्य अहिंसा वाले, सत्याग्रह वाले, वही सिद्धांत थे उनके पास, और उसी नदी में उतरे बार बार, उनसे ही लड़े। लेकिन तब भी हमने क्या पाई? सफलता पाई। तो इस एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हो? इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हो, पहली बात। मतलब इसको आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें लिखनी पड़ेगी, और कंक्लूजन में आपको दोनों का संतुलन स्थापित करके बात को समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा का साधन है। मतलब कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप मुस्कुरा कर ही लोगों के चल दिए,
कभी कभी होता है ना कि आपने किसी ने कोई पूछा, आपको अगर आंसर नहीं देना है तो मुस्कुरा के चल दिए, सामने वाला समझता है तो पागल। ठीक है। तो आप कोई बड़े से बड़े काम क्या कर सकते हो, मुस्कुरा के भी कर सकते हो। कोई काम ऐसे होते हैं जो मुस्कुरा के भी नहीं होते, वो क्या होते हैं, लड़के होते हैं। ठीक है। मर के अगर लोगों पे राज करना है तो दिलों के द्वारा राज होता है, ना कि लड़के। तो इसको आप थोड़ा देख सकते हो, इस पे कंटेंट होना चाहिए आपके पास, और आप इसको हिस्ट्री से लेकर वर्तमान तक आप इसको देख सकते हैं, ये वाला टॉपिक। अब आठवां टॉपिक ये है, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका है अर्थ कदापि नहीं कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। ये हमने स्यादवाद पढ़ा है, जो महावीर जी बोलते हैं, स्यादवाद में बोलते हैं कि आप अगर पृथ्वी को एक साइड से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पृथ्वी के दूसरी साइड तो नहीं देख रहे हैं, तो आपने पृथ्वी को क्या देखा है, एक साइड से देखा है, तो दूसरे पक्ष के बारे में उसको नहीं जानते हैं। और आपके पास उस पृथ्वी को देखने के विकल्प हैं, लेकिन आपने जो भी निर्णय लिया उसके बारे में, जिस व्यक्ति को जिसके बारे में सोचा, आपने उसके बारे में जो भी विचार रखते हैं, वो आपने अपने विकल्पों के आधार पर निर्णय लिया। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वो क्या है, आपके विकल्प सही है। ठीक है। तो सियाद बात से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, महावीर जी ने दिया था। तो ये आपका टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पिछली बार से थोड़ा सा सिंपल पेपर है इथिक्स में, और पिछली बार का जो मेंस का यूपीएससी का पेपर हुआ था उससे सिंपल है थोड़ा सा। अगर उसको 100 मानेंगे तो उसको 95 आप कह सकते हैं। ठीक है। ये डिस्कशन, तो आइए हम अपना जो रोज डिस्कस करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कैबिनेट ने 4 ट्राइब को, जो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, एसटी लिस्ट में क्या किया है, अप्रूव किया है। हैती ट्राइब हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इन ट्राइबों के नाम लिखना, आपको मैचिंग करने के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं। और नारी कोरावन, नारी कोरावन और कोरी विकरन, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और विजया, ये आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है। और ये झारखंड से भी है, और उड़ीसा में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन जो बेट्टा कुरुबा है वो आपकी कर्नाटक से संबंधित है, तो आप इनकी याद रखेंगे। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, हम इसकी प्रोसेस को जानें कि कैसे लिस्टेड होता है। तो प्रोसेस आप समझो। सबसे पहले, अगर मान लो किसी, जैसे कर्नाटक की जो कोई ट्राइब है, तो सबसे पहले क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कि आप हमारी ट्राइब को क्या कर लो, उस लिस्ट में शामिल कर लो। ठीक है। और ये रिकमेंडेशन कहाँ जाएंगी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास जाएंगी, और विच रिव्यू और सेंड, इसको कौन करेगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल करेगा। इसके बाद एक कमीशन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये अप्रूवल करेगा। और ये अप्रूवल करने के बाद हमारे पास कहाँ आएगा, कैबिनेट को फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको। प्रोसेस ध्यान रखना, यहीं से आपके लिए प्रश्न बनेगा। ठीक। तो ये प्रोसेस हमने देख ली, यही लिखा है। अब कैबिनेट में एक प्रपोजल है गोंड कम्युनिटी के लिए, जो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कम्युनिटी है गोंड, और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। और इसको सब कैटेगरी, जैसे दूरिया, नायक, ओझा, पाथरी और राजा गौंड के रूप में इनकी सब कैटेगरी हैं। तो आप इस कम्युनिटी को ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हमने कमीशन पढ़ा, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें चर्चा में आया, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, इसका गठन सबसे पहले आर्टिकल 338 के तहत एससी और एसटी दोनों कमीशन एक ही थे। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत एक आर्टिकल 338 ए जोड़ा गया, और उसके तहत इस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया।
और इसका काम ये है कि एसटी से संबंधित जितने भी सेफगार्ड से संबंधित काम है, उनका कानून है, उनका क्या करना, उनकी देखरेख करना, उनकी सिफारिश करना, उनके बारे में ऑडिट करना कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, माने कि जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब अच्छी अच्छी बातें एक्ट ए कमीशन करता है एसटी के लिए। अच्छा, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 338 बी, जिसमें ओबीसी को राष्ट्र एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ओबीसी आयोग, तो आपने पढ़ा होगा 102वां संविधान संशोधन। आई थिंक आई एम करेक्ट? अगर आप इसके बारे में बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसको ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया 338 बी के तहत। ठीक है, अब इस आयोग में हम ये देख लेते हैं कि इसमें चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर होते हैं, और इसमें 3 अदर मेंबर में से एक मेंबर को शुड बी वुमेन, मतलब कि महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, और चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन और अदर जो पर्सन होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, और 2 से ज्यादा टर्म के लिए ये एलिजिबल नहीं होते, मतलब एक बार कोई अपॉइंटमेंट हो गया, दूसरी बार हो सकता है, लेकिन तीसरी बार अपॉइंटमेंट ये नहीं हो सकते। ठीक है, चेयरपर्सन की जो रैंक होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर की होती है, और वाइस चेयरपर्सन की जो रैंक होती है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इनके ड्यूटी और फंक्शन वही है, इनको सिविल कोर्ट की पावर होती है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी को समन जारी कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, फंक्शन ड्यूटी वही है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक शब्द और चर्चा में रहता है कि पीवीटीजी ग्रुप हमेशा चर्चा में रहता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीवीटीजी क्या होते हैं। पीवीटीजी का मतलब होता है कि वो प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो, ऐसी जनजाति समुदाय, और रिमोट एरिया में रह रहे हो, और उनका नंबर बहुत छोटा हो। ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन या तो स्थिर हो या तो कम हो रही हो, और उनके पास साक्षरता का अभाव हो, और उनके पास आर्थिक संसाधन का अभाव हो, तो उनको पीवीटी ग्रुप में शामिल करती है केंद्र सरकार। अब ये प्रश्न पूछा जा सका है, अभी हमारे पास जो पीबीटी जो है वो 75 है, मतलब 75। ठीक है, और 17 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि उनने कहा 95 पीबीटी चीज है और 18 स्टेट में है, तो 9 दो 7 की जगह उनने क्या कर दिया, 9 कर दिया, तो ऐसे यूपीएससी क्या करती है, कंफ्यूज करती है। तो आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आप क्या रखोगे, 75 पीबीटीजी है। ठीक है, और ये इनकी कंडीशन है, ऐसी बात होती है तो सरकार क्या करती है, उनको पीवीटीजी डिक्लेयर करती है। पीवीटीजी तो अगर उनको डिक्लेयर कर दिया तो सरकार उनको क्या करेगी, स्पेशल ट्रीटमेंट देगी, स्पेशल उनके लिए मेजर स्टेब्लिश करेगी, ताकि वो उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़े या स्थिर रहे, या वो अपनी जीविका के यापन के साधन को क्या करें, सुचारू रूप से चला पाए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब एक लेख चर्चा में है, मिलिट्री ने अभी क्या हुआ, 33 साल बाद इसको दोबारा से चालू किया है इसमें ट्रेनिंग के लिए। और कौन सी लेक है, मनसब बल लेक, जो कश्मीर में है। जैसे आप देख पा रहे हो ये कश्मीर का पार्ट है, ये वाला, ये मनसब बल पार्क है, इसी को ये मनसब बल लेक बोलते हैं। ये इसकी लोकेशन आप लोग ध्यान रखना, इसके अलावा हमको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रख लो, ये कौन सी है, फ्रेश वाटर की लेक है। और मुगल गार्डन, जिसको झरोका बोलते थे, जिसमें मुगल शासन के शहंशाह जो भी होते थे वो लोगों को दर्शन देते थे, और इसको नूरजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, और अदर लेक कश्मीर में है, जैसे डल लेक है, बुलर लेक है, और तरसर मरसर लेक है, तो आप इन बात को ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम कुछ नदियां देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। जैसे ये इंडस रिवर है, इनका आप सीक्वेंस ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ। ये सबसे ऊपर इंडस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। तो सबसे ऊपर कौन है, झेलम, सबसे नीचे कौन है, सतलज, उसके ऊपर कौन है, ब्यास। अब ब्यास क्या है, सतलज की सहायक नदी है, और ब्यास ही एक ऐसी नदी है जो केवल भारत में से ओरिजिनेट होती है और भारत में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब सतलज नदी में मिल जाती है। उसके ऊपर कौन है, रावी है, उसके ऊपर कौन है, चिनाब है, उसके ऊपर कौन है, झेलम है, जैसे यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये
टेक्टोनिक प्लेट से इसका निर्माण हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे झेलम रिवर का। नहीं, झेलम नहीं, यहाँ पे कोई किशनगंगा, किशनगंगा जो जो रिवर है वो इसमें मिलती है, तो उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूर आगे चलते हैं। स्कीम चर्चा में थी, नेशनल नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है। इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, मतलब इसमें कुछ पार्ट केंद्र देगा, कुछ पार्ट कौन देगा, राज्य देगा। जैसे मान ला कि 60% पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया, 40% कौन देगा, राज्य सरकार ने दे दी। ये केवल जो बीपीएल परिवार के लोग होते हैं उनके लिए एलिजिबल होती है। सबसे पहले आप इसके कुछ कंपोनेंट ध्यान रखेंगे। कंपोनेंट में क्या है, सबसे पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पर्सन स्कीम है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, और अन्नपूर्णा स्कीम है। तो आप कंपोनेंट स्पेशली ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। इसकी समस्या ये है कि ये केवल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत लोगों को बेनिफिट देती है, जबकि इसमें जो डेटा है वो हमारा 20 साल पुराना है। कोई गरीब था, अब अमीर हो गया होगा, हो सकता है गरीबों की संख्या बढ़ गई हो। ठीक है, तो इसमें एक समस्या है। दूसरा ये है कि हम इसके अंतर्गत 200 रुपए पर मंथ क्या देते हैं, 2006 से पेंशन दे रहे हैं, और जो विडो को 300 रुपए दे रहे हैं। तो ये तो बहुत कम है ना। आज के टाइम में 200 रुपए का तेल भी नहीं आता, आटा भी नहीं आता 5 किलो। ठीक है, तो ये इसको दूर करने की, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे अच्छी तो कई राज्य सरकार की पेंशन है जो इससे ज्यादा अमाउंट देती है, हो सकता है 1,000 या 1,500 के आसपास अमाउंट देती है, थोड़ी सा सरकार की स्कीम है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको स्पेशली इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके कंपोनेंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अब एक पानी का संकट हर जगह है, चाहे चाहे वो इंडिया हो या फिर विश्व हो। तो इसलिए कहा है कि हम वन वाटर अप्रोच लेके चलेंगे। तो वन वाटर अप्रोच क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। वन वाटर अप्रोच का मतलब है, अभी तक हमारे लिए जो भी मतलब ड्रिंकिंग वाटर है, या फिर वेस्ट वाटर है, या फिर रिसाइकिल वाटर है, स्ट्रॉम मतलब कोई एक साथ वाटर आ गया, बारिश हो गई, बादल फट गए, वो वाला वाटर, ग्राउंड वाटर है, और सरफेस वाटर है। इनको अब क्या लेके चलना है, इनके लिए हमारे पास वन अप्रोच होना चाहिए। इनको हमें एक दृष्टि से देखना चाहिए, इनको हमें एक दृष्टि के बारे में इनके लिए काम करना चाहिए, तभी हमारा जो वाटर संकट है, जो वाटर क्राइसिस है, उसके बारे में हम समस्या का निदान कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये। लेकिन अभी तक हम क्या करते थे, केवल कन्वेंशनल वाटर मैनेजमेंट अप्रोच में क्या होता है, केवल हम ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट वाटर और स्टॉर्म वाटर को मैनेज अलग अलग रूप से मैनेज करते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है कि जितने भी ये वाटर हैं उनको सिंगल अप्रोच के साथ अप्रोच मतलब कि क्या करना है, मैनेज हमको करना है, ताकि हम इक्वल होके देख पाए, उनको वर्थ दे पाए, उनको वैल्यू हम दे पाए। ठीक है, जैसे वन हेल्थ अप्रोच होती है ना, वैसे वन वाटर अप्रोच हमको रखनी है। अब जैसे पहले हम करते थे कि हमने वाटर को सप्लाई किया, यूज किया, ट्रीटमेंट किया, उसको डिस्पोज कर दिया। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं करना है। वन वाटर अप्रोच के तहत हमको ये करना है कि उसको यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, और सेवरल टाइम ये काम करेंगे, ताकि जो वाटर है वो डिस्पोज ना हो। तो ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरा, हम स्ट्रॉम वाटर को कंसीडर नहीं करते थे। स्ट्रॉम वाटर जैसे बाढ़ आ गई, जो एक साथ वाटर आता है, बादल फट गए, तो उसको कंसीडर नहीं करते थे। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका यूटिलाइज करने पर विचार करना चाहिए, तभी हम इस जो भी कमी है इसके बारे में देख पाएंगे। अब जैसे ग्रे वाटर है, जैसे यूज्ड जो वाटर होता है उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके हम उसको कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हाइब्रिड स्ट्रेटजी अपनानी है, जिसमें ग्रे वाटर भी शामिल हो और ग्रीन वाटर भी शामिल हो। पहले हम नीड बेस्ड अप्रोच बनाते थे, लेकिन अब हमें जितने भी स्टॉक होल्डर हैं उसको शामिल करना है, और नीड बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार रूप से उस पर क्या करना चाहिए, प्रयास हमको करने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, अब देखो, अब स्टेटस क्या है वाटर का। वाटर का स्टेटस ये है कि 4 बिलियन पीपुल क्या है, वाटर शॉर्टेज की कमी 2050 तक झेलेंगे। और इससे क्या होगा कि जो कंट्री के मध्य जो वाटर से शेयरिंग से संबंधित विवाद हैं वो और बढ़ेंगे। जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है, रिश्ता को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है,
भारत और चाइना के मध्य विवाद हो, और अन्य मेकांग को नदी को लेकर अन्य देशों के मध्य विभिन्न विभिन्न विवाद हैं। तो इसको हमको, अगर हम वन वाटर अप्रोच अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो इन विवादों की संभावनाएं और बढ़ेगी। ठीक है, और वाटर के लिए हम क्या करेंगे, लड़ेंगे आपस में। केवल कंट्री ही नहीं, हमारे देश में विभिन्न राज्यों के मध्य विवाद हैं, जैसे कावेरी को लेकर विवाद है। ठीक है, और भी बहुत सारी नदी हैं, सतलज को लेकर विवाद है। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले चार तक सतलज लिंक, सतलज और यमुना लिंक जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर विवाद है पंजाब हरियाणा में। तो ये एक 31 कंट्री ऐसी हैं 2025 तक उनकी वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, और 48 कंट्री में सीरियस वाटर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ये डेटा है, आप इसको कोट कर सकते हैं। दूसरा, जो ग्लोबल ड्राउट रिस्क है और वाटर स्ट्रेस मैप 2019 आया, वो कहता है कि भारत में जो वेस्ट वाला पार्ट है, पश्चिम वाला और केंद्रीय भाग है, और जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, उनमें वाटर की समस्या हमको देखने के लिए, और एक गंभीर रूप से वाटर की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इसने कहा कि 600 मिलियन पीपुल एक्चुअल वाटर की शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं, उनको स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है। ये आप देख लेना। अगर इम्पैक्ट क्या होगा, वही लड़ाइयाँ होंगी, रूरल और अर्बन वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, कंपटीशन देखने को मिलेगा, साइलेंट क्राइसिस देखने को मिलेंगी ग्लोबल डायमेंशन में। ठीक है, और रीजनल डायमेंशन में हमको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वन वाटर अप्रोच क्या है कि क्या होगा, रिलायबल होगा, सिक्योर होगा, क्लीन वाटर सप्लाई होगा, इक्विफर रिचार्ज होंगे, फ्लड प्रोटेक्शन होगा, मिनिमाइजिंग होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, इफेक्टिव यूज होगा, रीयूज होगा। मतलब कि जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारे काम हम वन वाटर अप्रोच से कर सकते हैं। ये बात आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब आगे चलते हैं। दो मॉडल हैं कि एक सिंगापुर, आप इसको कोट करेंगे तो आपका क्या होगा, नंबर बढ़ने के चांसेस हैं 0.5 है, एक नंबर। सिंगापुर ने एक जीरो वेस्ट नेशन की दिशा में काम कर रहा है। उसने कहा है कि हम कोई भी वेस्ट फालतू नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, उसका रीयूज करेंगे, बार बार उसको रिसोर्स को रिकवरी करेंगे और क्लीन प्रोडक्शन करेंगे। इससे क्या होगा, जीरो वेस्ट जनरेट होगा और जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, और इसकी पॉल्यूशंस को हम क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। लॉस एंजलिस एक थ्री लेग्ड स्टूल अप्रोच बनाने पे काम कर रहा है। वो कह रहा है कि हम क्वालिटी को देखेंगे, सबसे पहले सप्लाई को बढ़ाएंगे, और जो फ्लड रिस्क मिटिगेशन है उसको रिसाइकलिंग और यूज का प्रयास करेंगे, ताकि क्या हो, एक स्टेबिलिटी बनी रहे और वाटर से संबंधित समस्या है वो भी दूर ना हो। जैसे आप देख पा रहे हो, ये स्टूल है, ये थ्री लेग है, एक इकोनॉमी, सोशल इक्विटी और इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या कर लो, आप क्वालिटी रख लो, यहाँ पे क्या कर लो, सप्लाई रख लो, यहाँ पे क्या कर लो, रिसाइकिल और रीयूज कर लो। तो यहाँ पे अगर जो वाइटर से संबंधित वो क्या बन रहेगा, स्टेबल बना रहेगा। अगर आप इनमें से एक भी अगर आप खत्म करते हो तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, और सतत विकास की दिशा में हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप कोट कर सकते थे आज के निबंध में, जो पहला टॉपिक था, जो सतत विकास में आपके लिए काफी अच्छे अच्छे मार्क्स आते। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी दिवस चर्चा में था। चर्चा में क्या था, मनाई था 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया गया था। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था संघ, मतलब कि केंद्र सरकार की, और इंग्लिश को 15 साल के लिए सहायक लैंग्वेज बनाया गया। फॉर्मूला किसके आधार पर, मुंशी अयंगर फॉर्मूला, इनका नाम था के एम मुंशी, और एन गोपाल स्वामी अयंगर के आधार पर इस फॉर्मूले को अपनाया गया। आर्टिकल 351 ये बोलता है कि हिंदी को क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, उसका विकास करेंगे। 52 करोड़ 2011 के सेंसस के अनुसार 52 करोड़ 0.8 इंडिविजुअल क्या करते हैं, हिंदी को बोलते हैं। 43.6% जो पॉपुलेशन है वो हिंदी को क्या करती है, बोलती है। एक बात और ध्यान रखना, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, और फर्स्ट हिंदी जो कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी 1975 में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, स्टेट पीसीएस में कभी कभी पूछ लिया, यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आजकल ट्रेंड है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सी कुकुम्बर चर्चा में है, एक बार हमने और पढ़े थे। सी कुकुम्बर क्या है, उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है,
उसका यूज कर रहे हैं। और ज्यादातर तमिलनाडु की कोस्ट पे देखने को मिला है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये लार्जर एनिमल ग्रुप है एचिनोड्रम का। इसमें स्टारफिश और सी जो अर्चिन है वो भी आते हैं। इनकी बॉडी आप देख पा रहे हैं, और छोटे छोटे इनके पैर टाइप के होते हैं, उससे कर पाते हैं, इसके चल पाते हैं। ठीक है। सी कोकुम्बर क्या है? एक ब्राउन सी कोकुम्बर होता है, एक ब्लैक स्पॉट सी कोकुम्बर होता है। ब्राउन वाला इंडेंजर कैटेगरी में है आयुसीन में, और जो ब्लैक स्पॉट सी कोकुम्बर है लीस्ट कंसर्न में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में है। और इसको हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दामोदरन कमेटी सरकार ने स्टेब्लिश की है, और कहा है कि जो भी मतलब प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल स्टार्टअप को हो रही है, तो उसके आप इसको हेड करो, इसके बारे में आप क्या करो, दिशा निर्देश दो, इसके बारे में आप मेजर से संबंधित हमको दो। लास्ट ईयर में क्या हुआ है? 5.5 लाख करोड़ का फैसिलिटी हुआ है, मतलब कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल। ठीक है। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? मतलब कि ऐसी कोई कंपनियां होती हैं जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं होती, उनको प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। और वेंचर कैपिटल ऐसी प्राइवेट इक्विटी है जो स्टॉक मार्केट में होती हैं, और स्टार्टअप को क्या करती हैं? फंड देती हैं। जैसे आपने कोई बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। आप किसी अमीर व्यक्ति के पास लोन लेने गए, जैसे टाटा के पास गए लोन लेने, टाटा ने कहा कि आपका विजन अच्छा है, भविष्य में आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। तो टाटा ने कहा ठीक है, हम आपको पैसा दे देते हैं। जब भी ऐसे हाल ही में एक एल्डर एज के लिए कोई स्टार्टअप है, तो सर रतन टाटा ने उनको फंड दिया है। तो इसी आधार पर सोच सकते हो कि वेंचर कैपिटल है तो आपको फ्यूचर ग्रोथ के आधार पे आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर सेफ यूज ऑफ लाइफ साइंस, मतलब कि जितना भी लाइफ साइंस है उसका आप हेल्थ के लिए उपयोग करो, मिलिट्री के लिए उपयोग करो, लेकिन सीमित मात्रा में करो, आपसे खतरनाक हथियार नहीं बनाओ। ठीक है, और ऐसा कोई कार्य नहीं करो जो प्रकृति के खिलाफ हो, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है। चाइना के द्वारा डिजाइनर बेबी की पे काम कर रहा है, और सिमिलर जो कई कंट्री हैं जो बायो वेपन पे काम कर रही हैं, ठीक है, जैविक हथियार पे काम कर रही हैं। तो इसको रोकना चाहिए, डब्ल्यूएचओ का ऐसा कहना है। केवल इसका यूज होना चाहिए हेल्थ के लिए, पीसफुल के लिए इसका यूज होना चाहिए, केवल न्यूज है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है डब्ल्यूएचओ, तो एक स्पेशलाइजेशन एजेंसी है, विशेषीकृत एजेंसी है। 7 अप्रैल 1948 का इसका गठन हुआ था। ऑब्जेक्टिव है कि हम जितने भी पीपल हैं उनको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की क्या देंगे? हेल्थ देंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में और स्विट्जरलैंड में। तो यही बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसरो और ह्यूगस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड ने कॉमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की है। हाई थ्रूआउट सैटेलाइट क्या करेगा? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन द कंट्री में देगा। और इसरो ये यूजिंग करेगा इसरो का कू बैंड कैपेसिटी जीसेट 11 और जीसेट 29 सैटेलाइट के तहत। कन्वेंशनल सैटेलाइट क्या कर पाता है की तुलना में क्या करेगा? एक कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, और सेम अमाउंट पे ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम में बहुत साइमल्टेनियस रूप से इसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? पर बिट रिड्यूस हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसको उपयोग एक साथ कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे पाएंगे वाला क्यूब है। सबसे बड़ी बैंड लेंथ कौन सी है? का की है, तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। वेरी large frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, short high frequency, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। इस आधार पर सैटेलाइट का क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। और ये सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी है LSC-X-2K का। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना, ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा, एक रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, बस आपको ये पढ़ना है। ठीक। नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट तहत के स्टेब्लिश है। अगर कोई संस्था किसी एक्ट के तहत स्टेब्लिश है तो वो कौन सी संस्था होगी?
स्टेचुरी बॉडी होगी, मतलब कि संवैधानिक संस्था होगी। ये क्या करती है, सरकार को पॉलिसी की बात, प्रोग्राम के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह वगैरह देती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। आगे अभी एससीओ समिट चल रही है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी चल रही होगी, आई थिंक अभी तो बंद हो गई होगी। तो कहाँ चल रही है, समरकंद में चल रही है, जो उज्बेकिस्तान की है। आप यहाँ पे अरल सी देख पा रहे हैं, इससे इधर जाओगे तो यहाँ पे कौन सा है, कैस्पियन सी है, ठीक है। और इसकी राजधानी ताशकंद है उज्बेकिस्तान की, और नीचे तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है, ठीक है। और ये तिजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है, नीचे भारत है, इधर पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है, ठीक है। एससीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। एससीओ में एक्चुअली क्या है, संघाई 5 ने 1996 में स्टेब्लिश किया था, सॉरी। इसकी जो देश है, इसमें 8 देश हैं। एक रसिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तिजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। सबसे खास बात है पाकिस्तान इंडिया साथ साथ है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का यार है, ठीक है। मंगोलिया, ईरान, ठीक है। और एक देश और है, मंगोलिया, ईरान, और इधर अफगानिस्तान, आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। केवल 8 क्या है, हो सकता है कि ईरान को अभी बना दिया जाए, इसको सदस्य, अभी बना नहीं है, बनेगा तो आप इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। काम एक्चुअली क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा देना, गुड नेबरिंग पॉलिसी को बढ़ावा देना, प्रमोशन से संबंधित साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्या करना, कोऑपरेशन करना, ठीक है। कोऑपरेशन की बात तो की गई है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में बनती नहीं है, तो कोऑपरेशन की बात कम है। चाइना से संबंधित हमारा डिस्प्यूट है, ठीक है। और देखते हैं क्या इसका आउटकम निकलता है, क्या स्टेटमेंट आती है, क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो उसको फिर से हम पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है 2002 में रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर आया। तो आप ये वाला चीज ध्यान रखना कि जो रेट्स है वो किससे संबंधित है, एससीओ से संबंधित है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान पीस डील में एक्चुअली क्या है, नकार्नो काराबाख रीजन है। जो नकार्नो काराबाख रीजन है वो एक्चुअल पार्ट है किसका, अजरबैजान का। और लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन पॉपुलेशन है, और इसमें आर्मेनियन गवर्नमेंट, एक सपोर्टेड गवर्नमेंट भी इसमें काम करती है। जब इसमें जब जनमत संग्रह हुआ था, तो उन्होंने आर्मेनिया के फेवर में जाने का काम किया था, ठीक है, समर्थन में वोट दिया था, ठीक है। तो आप इस बात को समझेंगे, बस इस तरह से ध्यान रखना, किस किस के मध्य, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य, देख पा रहे होंगे। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी 2019 में नूर सुल्तान चेंज की थी, अस्ताना से ताशकंद। जैसे अस्ताना है, ये यहाँ पे नूर सुल्तान, लेकिन अभी उनने कहा है कि हम दोबारा से अस्ताना में जाएंगे। कमेंट करके बताना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अपनी राजधानी चेंज की थी, लेकिन बात नहीं बनी, तो वापस उसी राजधानी में आ गए, तो उस राजधानी का नाम क्या था। और कमेंट करके ये भी बताना कि मोहम्मद बिन तुगलक की क्या क्या कार्य योजनाएं थी जिसमें वो असफल रहे, ठीक है। महत्वपूर्ण है, आप बताना जरूर। अब हम देख लेते हैं, ये अरल सी है, तो ये क्या है, सूख गया है। ऐसे अमू दरिया और श्री दरिया 2 रिवर हैं। एक्चुअली क्या हुआ, इन दोनों नदियों का पानी डाइवर्ट किया गया अन्य अन्य राज्यों में, तो इससे क्या हुआ, इसका सूख गया। और ये यूपीएससी ने पूछ भी गया था कि कौन से जो महासागर हैं वो सूख गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन था, तो ये सूख गया है, ठीक है। अब आप देख पाए, मैप देखो, कैस्पियन सी से कौन कौन लगता है, ईरान लगता है, अजरबैजान लगता है, आर्मेनिया नहीं लगता है, जॉर्जिया इधर ब्लैक सी से लगता है, इधर रसिया, ठीक है। और ये रसिया, और रसिया, ये वाला रसिया, ये कजाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान नहीं लगता है, तुर्कमेनिस्तान लगता है। तो लगता कौन सा नहीं है, उज्बेकिस्तान। अरल सी देखो किसके मध्य है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य, ठीक है। अब देखो भारत के ऊपर कौन है, ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, तिगिस्तान है, किर्गिस्तान, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करना और लोगों तक उसको पहुंचाना, ताकि औरों तक भी इसका लाभ मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।